ओटोमन साम्राज्य, जो 6 से अधिक सदियों तक फैला रहा और 3 महाद्वीपों में विस्तृत था, एक अत्यंत विशाल और विविधतापूर्ण क्षेत्र पर शासन करता था। यह विविधता केवल धर्म, संस्कृति और जातीयता तक सीमित नहीं थी, बल्कि भाषाओं में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। यद्यपि तुर्की शासक वर्ग की भाषा थी, फिर भी ओटोमन तुर्की भाषा पूरे साम्राज्य में न तो प्रमुख बन सकी और न ही एकमात्र भाषा। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि जटिल नीतियों, सामाजिक संरचनाओं और व्यावहारिक चुनौतियों का परिणाम था। ओटोमन शासकों ने एक ऐसी शासन प्रणाली को चुना जो भाषाई बहुलता को समायोजित करती थी, न कि एक ही भाषा को थोपती थी। परिणामस्वरूप तुर्की साम्राज्य की कई भाषाओं में से केवल एक भाषा बनकर रह गई। इस विषय पर आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ओटोमन साम्राज्य बहुत सहिष्णु था, इसलिए उसने अन्य राष्ट्रों की भाषाओं में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन वास्तविकता इतनी सरल नहीं है। ये वीडियो इस बात की पड़ताल करेगा कि ओटोमन तुर्की को एक एकीकृत भाषा के रूप में क्यों नहीं फैला पाए और उन्हें किन अवसरों तथा सीमाओं का सामना करना पड़ा। तुर्की को फैलाने के लिए एक सुसंगत भाषा नीति के अभाव का सबसे बड़ा कारण मिलेट प्रणाली थी, जो ओटोमन साम्राज्य द्वारा अपने विविध प्रजा समूहों को प्रबंधित करने का तरीका थी। इस प्रणाली के अंतर्गत समुदायों को जातीयता या भाषा के बजाय धर्म के आधार पर संगठित किया गया। इससे आर्मेनियाई, यूनानी, यहूदी और अन्य समुदायों को अर्ध स्वायत्त रूप से अपने मामलों का संचालन करने की अनुमति मिली। इस व्यवस्था में भाषा पहचान का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई और समुदायों ने अपनी भाषाओं को अपनी संस्कृति और धर्म के प्रतीक के रूप में प्राथमिकता दी। चूंकि प्रत्येक मिलेट को धार्मिक सेवाओं, स्कूलों और कानूनी मामलों में अपनी भाषा का उपयोग करने की स्वतंत्रता थी, इसलिए तुर्की अपनाने का कोई व्यापक दबाव नहीं था। परिणामस्वरूप तुर्की प्रशासन और सुल्तान के दरबार की भाषा बनी रही, लेकिन मिलेट प्रणाली ने भाषाई एकता के बजाय विविधता को बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि प्रशासनिक क्षेत्रों में भी ओटोमन तुर्की आम जनता द्वारा बोली जाने वाली तुर्की से भिन्न थी। फारसी और अरबी से अत्यधिक प्रभावित ओटोमन तुर्की अत्यंत अलंकृत और जटिल थी, जिससे यह आम लोगों के लिए दुर्गम बन गई, यहाँ तक कि मूल तुर्की भाषियों के लिए भी। ये नौकरशाही भाषा आम नागरिकों द्वारा अपनाए जाने में एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि इसकी शब्दावली और संरचना बहुत कठिन थी। इसके अलावा ओटोमन तुर्की मुख्यतः अभिजात वर्ग, विद्वानों और प्रशासनिक अधिकारियों तक ही सीमित थी, जिससे इसका प्रभाव क्षेत्र सीमित रहा। इस संदर्भ में तुर्की कभी भी एक राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सकी जो सभी सामाजिक वर्गों में समान रूप से स्वीकार की जाए, जैसा कि मध्यकालीन यूरोप में लैटिन हुआ था। इसके बजाय यह शासक वर्ग की भाषा बनी रही और इसे सरल या लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए। ओटोमन साम्राज्य की व्यावहारिक शासन प्रणाली ने भी स्थानीय भाषाओं के संरक्षण में योगदान दिया। स्थानीय प्रशासक अक्सर दैनिक कार्यों में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करते थे, क्योंकि उन्हें एकरूपता से अधिक परिचितता पसंद थी। उदाहरण के लिए बाल्कन क्षेत्रों में यूनानी, सर्बियाई, बुल्गारियाई और अल्बानियाई भाषाएं सामाजिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर प्रचलित रहीं। इसी तरह अरब प्रांतों में अरबी भाषा का वर्चस्व बना रहा। तुर्की के साथ साथ स्थानीय भाषाओं को कार्य करने देने से ओटोमन शासकों ने अपनी प्रजा को अलग थलग पड़ने से बचाया। उनकी दृष्टि में जब स्थानीय भाषाएं प्रशासन और निष्ठा बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी, तब तुर्की को थोपना अनावश्यक था। इस लचीलापन ने स्थिरता प्रदान की और विरोध को कम किया, लेकिन अंततः तुर्की को पूरे साम्राज्य की एकीकृत भाषा बनने से रोक दिया। ओटोमन साम्राज्य को एकीकृत शिक्षा प्रणाली स्थापित करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो तुर्की को फैलाने का एक प्रभावी माध्यम बन सकती थी। मिलेट प्रणाली के कारण प्रत्येक धार्मिक समुदाय अपने स्वयं के स्कूल चलाता था, जहां तुर्की शायद ही कभी पढ़ाई जाती थी। यूनानी ऑर्थोडॉक्स स्कूल, आर्मेनियाई संस्थान और यहूदी अकादमियां अपनी अपनी भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत पर जोर देती थीं। यद्यपि ओटोमन राज्य द्वारा संचालित स्कूल भी थे, लेकिन उनकी संख्या सीमित थी और वे मुख्यतः प्रशासनिक और सैन्य प्रशिक्षण के लिए थे। इसके अलावा मानकीकृत तुर्की पाठ्यपुस्तकों और भाषा सामग्री की कमी ने पूरे साम्राज्य में एक समान शिक्षा पाठ्यक्रम के विकास को बाधित किया। एकीकृत शिक्षा प्रणाली के अभाव में साम्राज्य भविष्य की पीढ़ियों में तुर्की भाषा स्थापित करने का अवसर खो बैठा। भाषा संरक्षण में धर्म की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, विशेष रूप से गैर मुस्लिम समुदायों में। यूनानी भाषा ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म से, आर्मेनियाई भाषा आर्मेनियाई अपोस्टोलिक चर्च से और हिब्रू भाषा यहूदी धर्म से गहराई से जुड़ी हुई थी। मुस्लिम समुदाय के भीतर भी अरबी को कुरान, धार्मिक विद्वत्ता और इस्लामी कानून की भाषा होने के कारण विशेष महत्व प्राप्त था। ओटोमन शासकों ने इस भाषाई धार्मिक संबंध का सम्मान किया,
क्योंकि उनकी पहचान इस्लाम से गहराई से जुड़ी हुई थी। तुर्की को थोपना सांस्कृतिक और धार्मिक तनाव को जन्म दे सकता था। परिणामस्वरूप अरब क्षेत्रों में रहने वाले गैर अरबी मुसलमान भी धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में अरबी का उपयोग करते रहे, जिससे तुर्की को अपनाने की प्रेरणा और कमजोर हो गई। इन बाधाओं के बावजूद कुछ अवसरों पर ओटोमन शासकों ने तुर्की को बढ़ावा देने का प्रयास किया, विशेषकर साम्राज्य के अंतिम काल में, जब राष्ट्रवादी आंदोलनों ने उसकी एकता को खतरे में डाल दिया। साझा भाषा की एकीकृत शक्ति को पहचानते हुए सुल्तान महमूद द्वितीय और बाद में सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय ने ओटोमन पहचान को सुदृढ़ करने के लिए तुर्की को प्रोत्साहित किया। प्रशासनिक सुधारों के तहत प्रांतीय स्कूलों में तुर्की की उपस्थिति बढ़ाने और आधिकारिक दस्तावेजों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। हालांकि इन प्रयासों को स्थानीय अभिजात वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ा, जो तुर्की को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर अतिक्रमण मानते थे। यूरोप और मध्य पूर्व में राष्ट्रवाद के उदय ने तुर्की के प्रसार में एक नई बाधा उत्पन्न की। 19वीं शताब्दी तक साम्राज्य के भीतर जातीय और राष्ट्रीय पहचान अधिक प्रबल हो गई, विशेषकर बाल्कन क्षेत्रों में, जहां सर्बियाई, बुल्गारियाई और यूनानी राष्ट्रवादी आंदोलनों ने अपनी भाषाओं को पहचान और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में अपनाया। कई जातीय समूहों के लिए तुर्की को अपनाना सांस्कृतिक स्वायत्तता के नुकसान का संकेत होता। इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपनी भाषाई परंपराओं को और मजबूत किया, यहाँ तक कि अपनी भाषाओं में मुद्रणालय, समाचार पत्र और स्कूल स्थापित किए। इस प्रकार राष्ट्रवाद ने ओटोमन साम्राज्य के अंतिम चरण में तुर्की को बढ़ावा देने के प्रयासों को कमजोर कर दिया और भाषाई एकता लगभग असंभव हो गई। तुर्की को प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित न कर पाने का परिणाम ये हुआ कि पूर्व ओटोमन क्षेत्रों में भाषाई विविधता बनी रही। साम्राज्य के विघटन के बाद ग्रीस, बल्गेरिया, सर्बिया और लेबनान जैसे नवस्वतंत्र देशों ने अपनी मातृभाषाओं को राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में पुनर्जीवित और सुदृढ़ किया। तुर्की, जो कभी एक विशाल साम्राज्य की भाषा थी, शीघ्र ही अपनी प्रशासनिक और सांस्कृतिक प्रमुखता खो बैठी। कुछ मामलों में पूर्व ओटोमन प्रजाजनों ने ओटोमन प्रभाव से दूरी बनाने के लिए अपनी भाषाओं से तुर्की शब्दों को हटाने का भी प्रयास किया। ये भाषाई विविधता ओटोमन साम्राज्य की गैर आसमीकरण नॉन असिमिलेटिव नीति की एक स्थायी विरासत है, जहां भाषा को कठोर रूप से थोपने के बजाय लचीले ढंग से प्रबंधित किया गया। तुर्की के व्यापक रूप से न फैल पाने का एक और महत्वपूर्ण कारण ओटोमन दरबार की भाषा और आम नागरिकों की भाषा के बीच गहरा अंतर था। दरबार की भाषा फारसी और अरबी से अत्यधिक प्रभावित, अत्यंत अलंकृत और जटिल थी, जो इसे आम जनता के लिए लगभग एक अलग बोली बना देती थी। इसके विपरीत साधारण नागरिक अपेक्षाकृत सरल तुर्की बोलते थे, जो विदेशी प्रभावों से मुक्त थी। इस भाषाई खाई के कारण जहां अभिजात वर्ग और बुद्धिजीवी ओटोमन तुर्की में कार्य करते थे, वहीं आम जनता उससे जुड़ नहीं पाती थी। एक मानकीकृत साझा तुर्की भाषा के अभाव ने सांस्कृतिक दूरी को और बढ़ाया और महल की सीमाओं से बाहर भाषा के प्रसार को सीमित कर दिया। उदाहरण के लिए 13वीं शताब्दी के किसी तुर्की कवि की कविता आज के तुर्की के आम लोगों द्वारा आसानी से समझी जा सकती है, जबकि 19वीं शताब्दी की ओटोमन दरबारी भाषा समझना अत्यंत कठिन है। अंततः ओटोमन साम्राज्य द्वारा तुर्की भाषा को न फैला पाना केवल नीति की कमी नहीं थी, बल्कि उसकी विशिष्ट शासन प्रणाली का प्रतिबिंब था, जो सहिष्णुता और व्यावहारिकता पर आधारित थी। मिलित प्रणाली पर निर्भरता, जटिल और अभिजात वर्ग तक सीमित प्रशासनिक तुर्की और शासन में स्थानीय भाषाओं के उपयोग ने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां भाषाई विविधता फल फूल सकी। बाद के समय में तुर्की को बढ़ावा देने के प्रयास सद्भावनापूर्ण तो थे, लेकिन बहुत कम और बहुत देर से किए गए। आज ये भाषाई विविधता ओटोमन साम्राज्य की सबसे स्थायी विरासतों में से एक है, जो इस बात का ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि भाषा, पहचान और शासन किस प्रकार जटिल और कभी-कभी अप्रत्याशित तरीकों से एक दूसरे से जुड़ते हैं।